हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है आप सबका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के लेक्चर नंबर 2 में। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो वाला जो लेक्चर था हम नॉमेनक्लेचर कर रहे थे ना, तो नॉमेनक्लेचर में ही रुक गया था जा करके। ठीक है ना। तो हमने सब कुछ कर ही लिया था, बस हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो बताओ, इसका नाम बताओ जल्दी से फटाफट। इसका नाम बताओ फटाफट से, जल्दी से। नाम क्या होगा इसका? कहां से नंबरिंग करोगे? जहां से डबल बॉन्ड निकट पड़ेगी, जहां से डबल बॉन्ड निकट पड़ेगी। तो एक दो, इधर से बेटा करते हो तो एक दो तीन। ठीक है, तीसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रही है, यहां पे दूसरी पे आ रही है, सेकंड थर्ड। ठीक है ना। फिर किधर जाओगे? इधर जाओगे तो चार ही कार्बन है, इधर जाओगे तो 5 कार्बन मिल रहे हैं, तो ये 4 और ये 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, बोलो। चलो, बहुत सुंदर। तो यहां पे नाम बता दो फटाफट। 4 ब्रोमो, बी पहले आता है। 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 मेथाइल, 4 ब्रोमो, 3 मेथाइल, पेंट 2। कितने कार्बन है? 5 है ना। तो क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन। दिख गया नाम? कर दिया? चलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो बेटा, अब इसका नाम बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी कर लो, ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। कहाँ से नंबरिंग करोगे? यहाँ से पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगी, फर्स्ट सेकंड। अब किधर जाओगे? अब किधर जाओगे? इधर जाओगे तो भी एक कार्बन है, इधर जाओगे तो भी एक कार्बन है। अब किधर जाओगे? इधर ही तो जाओगे। अच्छा, इधर क्यों जाओगे? इधर क्यों जाओगे? क्योंकि यहां पे एक कार्बन है, देख पा रहे हो, और उससे ये ब्रोमीन अटैच्ड है। तो यहां पे ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट CH2Br हो जाएगा अगर तुम इधर चले जाओगे तो। अगर तुम नंबरिंग करते हो 1 2 3, तो यहां पे क्या आएगा? देखो, यहां पे जो होगा वो होगा CH2Br, है ना। नाम क्या लिख दोगे इसका फिर? इसलिए हमने इधर नंबरिंग करी है। ठीक है, तो नाम बताओ इसका। 1 ब्रोमो, 3 ब्रोमो ना, 3 ब्रोमो, 2 मेथाइल प्रोपीन, 3 ब्रोमो, 2 मेथाइल प्रोपीन। आ गया? ठीक है, ओके। अब देखो, होमवर्क के लिए हमने तुमको क्या दिया है? होमवर्क के लिए एक स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं। 1 ब्रोमो, 4 सेक ब्यूटाइल, 2 मेथाइल बेंजीन। 1 ब्रोमो, 4 सेक ब्यूटाइल, 2 मेथाइल बेंजीन। ये बनाना है, अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बने वैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में। ठीक है, चलो अब हम आते हैं कोर पार्ट पे। तो ये सब तो हो गया, नॉमेनक्लेचर की बातें सबको पता ही होती हैं। अब हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे आते हैं। देखो, ये है हमारा RX, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन कह लो। यहां पे देखो तुम्हारे पास R ग्रुप कोई एल्काइल ग्रुप होगा, या एल्काइल ग्रुप में कोई कार्बन जुड़ा होगा, देखो कार्बन X। ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास हेलोजन है। हेलोजन क्या होता है? कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? मेरे बाकी कलम कहाँ गए?
हैलोजन क्या होता है? कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाँ, वेरी गुड। हैलोजन कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कोई भी हैलोजन होगा, फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, कोई भी ले लो। तो ये जो बॉन्ड बनी है, अच्छा, एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है ना? ये एक बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। एक कार्बन का है और एक हैलोजन का है। लेकिन जब बॉन्ड बन गई तो ये हैलोजन ये नहीं कहेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा है, कार्बन ये नहीं कहेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा है। अब ये शेयरिंग करेंगे। पढ़ रखा है ना कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग? तो ये शेयरिंग करते हैं। तो यहां पे देखो कि ये जो इस सिंगल बॉन्ड के ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अपनी तरफ कौन खींच लेगा? हैलोजन खींच लेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन से दूर हो जाएंगे। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हैलोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसको कहते हैं डेल पॉजिटिव, इसको कहते हैं डेल नेगेटिव। तो ये बॉन्ड जो हुई, ये कैसी हो गई? पोलर बॉन्ड हो गई। पोलर बॉन्ड, पोलर मतलब जहां पे चार्ज सेपरेशन आ जाए। चार्ज सेपरेशन हो गया तो ये बॉन्ड कैसी हो गई? पोलर बॉन्ड हो गई, ठीक है। तो यहां पे हमको यही देखना है कि ये जो बॉन्ड होती है ये हल्की सी पोलर हो जाती है, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे जैसे बेटा पीरियोडिक टेबल में हम नीचे जाते हैं, ग्रुप नंबर 17 देख लो पीरियोडिक टेबल का। ग्रुप नंबर 17 जो होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्या होता है कि लगातार क्या होता जाता है? साइज बढ़ता जाता है एटम्स का। लगातार साइज क्या होता जाता है? नीचे जाने पे ग्रुप के साइज बढ़ता जाता है। अब साइज बढ़ता जाता है तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। लेकिन बॉन्ड लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंथैल्पी के। अरे ये क्या बोल दिया? तो बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एंथैल्पी होती है। जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम एनर्जी चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड एंथैल्पी घटती जाती है। मतलब इस हैलोजन की जगह पर, इस हैलोजन की जगह पर अगर हम इस हैलोजन की जगह पर फ्लोरीन लगाएं, फिर क्लोरीन लगाएं, ब्रोमीन लगाएं, आयोडीन लगाएं, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? आयोडीन वाले की। बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन वाले की। तो बॉन्ड एंथैल्पी लगातार 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 क्या होती जाती है? घटती जाती है। डाइपोल मोमेंट बता दो। डाइपोल मोमेंट के लिए बेटा, डाइपोल मोमेंट कैसे हम निकालेंगे? डाइपोल मोमेंट कैसे हम निकालेंगे? टेबल 10.2 चेक करो ज़रा अपनी एनसीईआरटी की। डाइपोल मोमेंट बेशक बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज सेपरेशन पर। अब देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव, जितना ज़्यादा ये नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई होगा, मतलब बढ़ेगा, मतलब जितना कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा उस पर उतना ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू डी, है ना? तो चार्ज जितना बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब इस केस में जैसे CH3 है, इस केस में डाइपोल मोमेंट कितना है? कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? देखो मैं 3-4 बना देता हूँ। CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F। बताओ डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? किसका सबसे कम होना चाहिए? हाँ ठीक, बिल्कुल इसका सबसे कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि ये आयोडीन जो है ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई कर नहीं पाएगा। इसको देखो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका होना चाहिए, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका होना चाहिए, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका होना चाहिए, बट यहीं पे चूक गए। एनसीईआरटी में टेबल 10.2 देखोगे तो एक एक्सेप्शन आता है डाटा में कि इसका इसका जो है इससे ज़्यादा है, इसका जो है इससे ज़्यादा है। क्यों इससे ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि बेटा ऊपर जैसे जैसे जा रहे हो तुम तो साइज़ भी तो कम हो रहा है, तो ये जो डी है ये भी तो कम हो रहा है ना। तो यहाँ फ्लोरीन एटम तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? क्लोरीन से कम हो गया, ठीक है। समझ में आई बात? तो एक्सेप्शन है, याद रखना है, ठीक है। क्या है? सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा बताओ?
सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा? सबसे कम डाइपोल मोमेंट होगा CH3I का। फिर उससे ज़्यादा किसका होगा? हमने कहा CH3Br का। फिर उससे ज़्यादा किसका होगा? CH3F का। फिर उससे ज़्यादा किसका होगा? CH3Cl का। ठीक है, दिख गया? चलो, बहुत अच्छा। अब बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे नीचे जाओगे बढ़ेगी, बॉन्ड एंथैल्पी घटेगी। तो इसमें कोई एक्सेप्शन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पर आते हैं। ठीक है, तो देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो सबसे पहला मेथड है जो अपने को पढ़ना है वो है ल्यूकास रिएजेंट वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, आएगा ही आएगा। देखो, हमारे पास कोई अल्कोहल होगा, अल्कोहल कोई भी ले लो, ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप, उसके साथ OH लगा होगा। ये OH मतलब ओल, मतलब अल्कोहल हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने क्या किया? HCl डाल दिया। HCl डाल दिया। ठीक, देखो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां से पानी तुम निकाल दो, क्या कर दो? पानी तुम निकाल दो, H2O निकल गया, और क्लोरीन को जोड़ दिया। ठीक, देखने में ये रिएक्शन बहुत छोटी सी लग रही है, और इसमें हम ZnCl2 का भी इस्तेमाल करते हैं। बेटा ZnCl2 प्लस HCl को ही हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, ZnCl2 प्लस HCl को ही हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखने में ये रिएक्शन तो बहुत छोटी लग रही है, पर इसमें से जब सवाल बनता है ना, तो अच्छे अच्छों के दिमाग खराब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता हमने ये रिएक्शन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। क्या सवाल बन जाता है ऐसा सर? तो ऐसा सवाल ये बनता है कि इसमें तुमको 3 तरीके के अल्कोहल दे दिए जाते हैं। देखना ज़रा ध्यान से, मैंने एक ये अल्कोहल ले लिया, इसकी रिएक्शन HCl और ZnCl2 के साथ, मतलब ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराई। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हमारे पास दूसरा अल्कोहल हमने ले लिया, दूसरा अल्कोहल हमने ले लिया, ये देख लो, कौन सा अल्कोहल है ये? ग्रुप कौन सा है? कल वाला लेक्चर अगर देखा होगा तो बता ले जाओगे कौन सा ग्रुप है ये। ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये। ये कैसा है अल्कोहल? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ज़रा ये वाला देख लो, चलो 3 प्रकार के अल्कोहल हैं, तीनों में अंतर क्या दिख रहा है तुम्हें? यहां पे OH जिस कार्बन से अटैच है वो खुद कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से। अरे खोल ले, चल ले खोल ले, CH3CH2OH खोल दिया इसको, लो। यहां पे OH जिस कार्बन से अटैच है वो खुद कितने कार्बन से अटैच है? एक। मतलब ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कल सब समझाया है मैंने। 1 डिग्री अल्कोहल। यहां पे OH जिस कार्बन से अटैच है वो खुद कितने कार्बन से अटैच है? खुद कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से। ये क्या हो गया हमारा? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहां पे OH जो है जिस कार्बन से अटैच है वो खुद कितने कार्बन से अटैच है? 3, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म, हाउएवर मैकेनिज्म पूछेगा नहीं कोई, बट इस रिएक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा इसको पता होना चाहिए रिएक्शन काम कैसे करती है। तो देखो यहां पे क्या होता है कि ये जो OH ग्रुप है, ये देखो, ये जो OH ग्रुप है ये यहां से हटता है। अच्छा, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनती है? 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक ठीक ठीक। अब यहां पे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन तो ले जाता है, साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है, कार्बन का भी। अब कार्बन रोने लगा,
कार्बन रोने लगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। सर रोने से तो नेगेटिव आता है। अरे रट, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, कार्बन रोने लगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन चुरा लिया क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो ऑक्सीजन जब यहाँ से निकलेगा इस बॉन्ड से तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी ले गया, तो ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा? माइनस। तभी तो हम कहते हैं OH माइनस, OH माइनस निकला। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर से कार्बन के खुद का जो इलेक्ट्रॉन था, जो उसने पाला पोसा है, वो चला गया, वो लेके चला गया। कौन? ऑक्सीजन। तो इस पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन का था, एक ये ऑक्सीजन का था, तो ऑक्सीजन अपना तो ले गया, कार्बन का भी उठा ले गया। तो इस पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, जिसका बाद में हिसाब होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हो गया कि यहां पे जब ये OH निकलेगा तो OH माइनस के फॉर्म में निकलेगा, तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या बना ये बेटा, ये क्या बना? ये क्या बना? ये बना, ये बना। अरे सर ये तो कार्बोकैटायन है। अरे ये तो कार्बोकैटायन है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन। अरे सर ये तो कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन में हमको स्टेबिलिटी पता है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? 3 डिग्री की होती है। उसके बाद फिर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन आता है, उसके बाद फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, एंड देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। समझ में आ रही बात? अब जब ये कार्बोकैटायन यहाँ बन जाता है तो यहाँ पे अटैक करने कौन आता है? देखो HCl है, तो यहाँ पे Cl माइनस अटैक करने आता है। पॉजिटिव चार्ज देख करके लबलबा जाता है एकदम से। Cl माइनस इस पे अटैक करने आता है, तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे क्या बनता है? ये बन जाता है। ठीक, अच्छा, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन किस में बनेगा? इस वाले केस में कि इस वाले केस में कि इस वाले केस में? सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन किस में बनेगा? हमने कहा इसमें बनेगा। अच्छा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल है सर? देखो भाई, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मतलब बेंजाइलिक ग्रुप कल मैंने पढ़ाया है, ऐसा होगा। ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। इस कार्बन पे देखो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन मतलब ये पाई, ये सिग्मा, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेशन है। जहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होता है वहाँ पे होती है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये उठ करके, कूद करके क्या हो जाते हैं? यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। देखो, तो ये रेजोनेंस से स्टेप, जहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही हो ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। और कल भी मैंने बताया था कि एलाइलिक और बेंजाइलिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, चाहे कार्बोकैटायन हो चाहे फ्री रेडिकल हो। फ्री रेडिकल भी अभी हम देखेंगे। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है, इसकी वजह से ये स्टेबल होता है। लेकिन ये 3 डिग्री से कम स्टेबल क्यों है? क्योंकि बेटा 3 डिग्री में हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। यहाँ पे तुम 3 डिग्री अल्कोहल में जब तुम इससे कार्बोकैटायन बनाओगे तो OH को यहाँ से निकाल दोगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो कार्बोकैटायन कैसा बनेगा? कार्बोकैटायन कैसा बनेगा? कार्बोकैटायन ऐसा बनेगा, ये हमारा कार्बोकैटायन बनेगा, ये हमारा कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये जो हमारा कार्बोकैटायन है, ये जो हमारा कार्बोकैटायन है, ये क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उससे जुड़ा जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो हमारे पास 3 अल्फा कार्बन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो 3 3 6 7 8 9 अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं।
ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो यहाँ 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिसकी वजह से समझ में आ गया ना, ये 3 डिग्री बेंजाइलिक से भी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा रेजोनेंस से भी ज़्यादा तगड़ा इफेक्ट होता है, और रेजोनेंस सबसे तगड़ा होता है, उससे कम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे बढ़िया होता है एरोमेटिक। अगर कोई हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी में हैं, एन यहाँ पे कोई इंटीजर है, अगर कोई एरोमेटिक है तो वो सबसे बढ़िया है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हम देखेंगे किस में ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर हम रेजोनेंस देखते हैं और फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, लेकिन पढ़ते हम उल्टा हैं। सबसे पहले 11th में हम क्या पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं, फिर हम रेजोनेंस पढ़ते हैं, फिर हम मीजोमेरिक पढ़ते हैं, और फिर हम आखिरी में एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं। लेकिन होता उल्टा है स्टेबिलिटी के केस में। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर बेंजाइलिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? अरे नहीं आया यार, नहीं आया। ठीक है ठीक है, मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, रुक जाओ। चलो बेटा, अब इसमें बताओ ज़रा मुझे कि जब यहाँ से OH- निकलेगा तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा होगा? 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा? सब बता ले जाएंगे यार, अब तो सभी बता ले जाएंगे। OH- यहाँ से निकलेगा तो कार्बन को रोता छोड़ेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो खुद कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है। तो ये कैसा है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। यहाँ पे OH- निकलेगा, इस कार्बन को रोता छोड़ेगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, खुद कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। और यहाँ पे OH- निकलेगा, इसको रोता छोड़ेगा, पॉजिटिव इस पे आएगा, कार्बन 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 3 से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक। उसके बाद फिर बेंजाइलिक आता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पे बेंजाइलिक का तो कोई सिनेरियो ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा? 3 डिग्री। कौन सबसे जल्दी कार्बोकैटायन बनाना चाहेगा? कौन सबसे जल्दी कार्बोकैटायन बनाना चाहेगा जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा? भाई, कौन सबसे जल्दी कार्बोकैटायन बनाना चाहेगा जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा? तो ये सबसे जल्दी कार्बोकैटायन बनाना चाहेगा क्योंकि इसका स्टेबल 3 डिग्री है, तो ये सबसे जल्दी कार्बोकैटायन बनाना चाहेगा। स्टेबिलिटी जहाँ होगी उधर ही तो सिस्टम जाएगा, तो ये सबसे जल्दी बनाना चाहेगा। तो क्योंकि ये सबसे जल्दी बनाना चाहेगा, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। मतलब रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं, हीट वीट कुछ नहीं देनी पड़ती, और सीधा हमारे पास क्या बन जाएगा? सीधा हमारे पास क्या बन जाएगा? सीधा हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा बोलो? वाटर निकल जाएगा। फिर आते हैं 2 डिग्री, थोड़ा सा मरे मरे, थोड़ा सा मरे मरे 5-10 मिनट बाद रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे तुरंत ये रिएक्ट करते हैं, ये 5-10 मिनट बाद रिएक्ट करेगा, लेकिन बनेगा यहाँ पे अगेन वही मैकेनिज्म चलेगा। OH- निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और Cl- उस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? क्या बन गया? और पानी निकल गया। और ये तो एकदम ही मरा है, ये तो एकदम ही मरा है। इसका 1 डिग्री कार्बोकैटायन किसी काम का नहीं है, इसका 1 डिग्री कार्बोकैटायन किसी काम का नहीं है। ये बहुत देर से शो करेगा रिएक्शन, ठीक है। तो देखो, विद टर्शरी अल्कोहल, द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग द अल्कोहल, ठीक है, विद कॉन्सनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर, ठीक। तो यहाँ पे जो HCl यूज़ करते हैं बेसिकली वो कॉन्सनट्रेटेड HCl होता है, और यहाँ पे जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रखना बेटा, टर्बिडिटी कहते हैं इसको। टर्बिडिटी सबसे पहले किस में दिखाई देगी? हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल में, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल में बहुत देर के बाद टर्बिडिटी दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे तेज़ी से कौन रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। असर्शन रीजन में पूछ लिया जाता है कि 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत जल्दी टर्बिडिटी शो करते हैं, क्यों? तो रीज़न उसका दे दे अगर कि कार्बोकैटायन स्टेबल है 3 डिग्री, तभी वो सही होगा, वरना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन कंप्लीट करी। हमने क्या किया है? एक रिएक्शन कंप्लीट करी, एक रिएक्शन कंप्लीट कर ली। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास ROH
हम क्या यूज़ कर रहे थे, HCl यूज़ कर रहे थे। HBr यूज़ कर लें अगर तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जैसे HF यूज़ कर लें, HBr, HF तो नहीं यूज़ करेंगे, एक्सप्लोजिव हो जाती है थोड़ी रिएक्शन। HF, HBr, HCl कुछ भी यूज़ कर लें। जैसे हम HCl यूज़ कर रहे थे वैसे हमने HBr यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे RBr बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। अब ये रिएक्शन एज इट इज़ नहीं दी है एनसीईआरटी में। इस रिएक्शन में क्या किया है कि HBr को लैब में ही सिंथेसाइज करेंगे विद इन द रिएक्शन। तो देखो HBr को इन बिटवीन द रिएक्शन कैसे सिंथेसाइज करेंगे, हम यहाँ पे NaBr लेते हैं, HBr बनाना है इन बिटवीन द रिएक्शन, तो NaBr लेते हैं और H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, HBr बन जाएगा और यहाँ पे RBr बनता है प्लस पानी बनता है और साथ में NaHSO4 बनता है। ठीक है, सोडियम भी तो है ना यहाँ पे, तो उसका भी एक कंपाउंड बनता है NaHSO4, सोडियम बायसल्फेट। समझ में आया? ये कौन सी नई रिएक्शन नहीं है बेटा, चाहे तुम ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो। इसमें अंतर क्या है, इसमें HBr को इन बिटवीन द रिएक्शन ही सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसमें HBr को इन बिटवीन द रिएक्शन ही सिंथेसाइज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, HBr को चाहे अलग से सिंथेसाइज कर लो चाहे इन बिटवीन द रिएक्शन से सिंथेसाइज कर लो, तो यहाँ पे एज इट इज हमको प्रोडक्ट मिल गया। अब अलग से हम सिंथेसाइज करेंगे उसमें मेहनत ज़्यादा है। इन बिटवीन द रिएक्शन हमने सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 डाल दिया और RBr और पानी मिल गया, साथ में एक और मिला NaHSO4। सही बात, बहुत सही बात, बहुत सही बात, सब समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है और इसमें मैंने PCl3 या PCl5 कुछ भी डाला, देखो हम पहले PCl3 लेते हैं, ठीक है ना, PCl3 ले लिया, चलो ठीक है। अब अगर हमने PCl3 इसमें डाला तो यहाँ पे क्या होता है, मिलेगा हमें RCl, ठीक, और यहाँ पे H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, ध्यान देना, ठीक है, समझ में आई बात, यहाँ H3PO3 मिलता है। दूसरा हमारे पास PCl5 अगर हमने ले लिया, अगर मैंने PCl5 ले लिया तो अगेन मेन प्रोडक्ट यही मिलेगा, एल्काइल हैलाइड RCl। क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड का ही प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना, तो ये एल्काइल। अच्छा, क्लोरीन की जगह अगर Br3 PBr3 ले लोगे तो यहाँ RBr बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, RCl मिल गया हमें, क्या मिल गया, RCl मिल गया, और यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट, तो PCl5 के केस में होगा POCl3 प्लस HCl, ये दो मिलेंगे हमें, समझ में आई बात, POCl3 और HCl ये दो बाय प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। PCl3 के केस में H3PO3 मिलेगा, हमेशा हमेशा कहीं पे भी PCl3 यूज हो जाएगा तो बाय प्रोडक्ट हमेशा H3PO3 मिलेगा, और PCl5 कहीं पर भी यूज हो जाएगा तो बाय प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, POCl3 और HCl। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी जगह पे PCl5 PCl3 का हमने रोना बहुत देख लिया, हमने क्या किया, SOCl2 डाल दिया। ये क्या है, थायोनिल, थायोनिल, देखो सल्फर है ना, थायो वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, और थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, RCl, RCl मिल गया बेटा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ये दोनों क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, ये दोनों गैसेस हवा में जाती हैं, उड़ 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 उड़, तो ये सबसे बढ़िया मेथड होता है एल्काइल हैलाइड को बनाने का, क्योंकि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो हवा में अपने आप उड़ जा रहे हैं, तो हमें कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा इसको अलग करने के लिए, ये उड़ गए हवा में, बहुत 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 बढ़िया प्रोसेस है ये, इसको हम कहते हैं डार्जन प्रोसेस। क्या कहते हैं, डार्जन, टार्जन नहीं, डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस, ठीक है। तो ये ध्यान है, एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया तो बेटा ऐड कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं चौथी रिएक्शन जिसमें ROH हमने लिया और इसमें भैया हमने रेड फास्फोरस और X2 डाल दिया। X2 में अगेन ये हैलोजन है, चाहे क्लोरीन डाल दो, ब्रोमीन डाल दो, आयोडीन डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो X2 में ज़्यादातर हम ब्रोमीन और आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। फिर से यहाँ पे रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2, X2 की जगह पे हम ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी डाल दें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, RX मिल जाएगा। कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा,
ठीक है, नहीं बनेगा। तो ये रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब यहां पे हमारे पास ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें कभी कभी पूछ देते हैं, हाउएवर आईसीएससी में तो नहीं आएगा, बट कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि सीबीएसई में भी नहीं आएगा कि ये कितना परसेंटेज होता है। तो ये होता है 48%। ठीक है, क्योंकि बेटा नीट का पेपर अब बिल्कुल ऐसा हो गया कि एनसीईआरटी बिल्कुल रटी होनी चाहिए आपको, एक एक डाटा, एक एक टेम्परेचर, सब कुछ। तो यहां पे ये कितना यूज होता है, ये 48% यूज होता है। अच्छा, अगर मान लो मुझे आर आई बनाना है, आर आई बनाना है, आर आई बनाना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, यहां पे अगर मुझे आर आई बनाना है तो यहां पे एच आई लेना पड़ेगा। एच आई कैसे लेंगे, तो यहां पे सोडियम ब्रोमाइड की जगह सोडियम आयोडाइड ले लो, और यहां पे H3PO4 ले लो। यहां पे जो H3PO4 आप लोगे दैट वुड बी 95%। फिर से देखो, अगर मुझे इसी रिएक्शन में आर आई बनाना है तो यहां पे क्या करना है, यहां तो आर बी आर बन रहा है जो हमने एच बी आर लिया। अगर मुझे आर आई बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे मुझे आर ओ एच प्लस एच आई चाहिए, तब तो कहीं आर आई बनेगा जा करके, है ना, तभी तो बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एच आई कैसे बनाओगे, सोडियम आयोडाइड ले लो या पोटेशियम आयोडाइड ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, और ये H3PO4 कितना होता है, 95%, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे यहाँ पे इन सिटू इन द रिएक्शन हमने HBr प्रिपेयर कर लिया, इस तरीके से हमारा HI प्रिपेयर हो जाएगा इन द रिएक्शन, इन बिटवीन द रिएक्शन। तो ये यहाँ हमारा RI बन जाएगा। क्लियर है बात, नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। तो ल्यूकाज रिएजेंट हमने पढ़ा, देखो एक तो ल्यूकाज रिएजेंट जिसमें हम क्या यूज करते हैं, HCl और ZnCl2, जिसमें टर्शियरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, इस तरीके की रिएक्टिविटी होती है, रिकॉल करो मेरे साथ। दूसरा हम लेते हैं HBr। HBr को इन सिटू कैसे बनाओगे, तो NaBr प्लस H2SO4। HI को इन सिटू कैसे बनाओगे, इन सिटू मतलब इन बिटवीन द रिएक्शन कैसे बनाओगे, हमने कहा Ki प्लस H3PO4 या NaI प्लस H3PO4। H3PO4 कितना परसेंटेज लेना चाहिए, 95%। HBr कितना परसेंटेज ले रहे हैं, 48%। अच्छा, PCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे, बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, H3PO3। PCl5 के साथ कराओगे तो POCl3 प्लस HCl। थायोनिल क्लोराइड के साथ कराओगे तो HCl प्लस SO2। डार्जन प्रोसेस कहते हैं, सबसे बढ़िया प्रोसेस होता है, सब में RCl ही बनेगा। और फिर हमारे पास क्या आता है, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास RX बन जाता है। ठीक है, तो इतना हमको ध्यान है, ठीक। और ये वाली रिएक्शन बेटा ध्यान रखना, ध्यान रखोगे, कन्वर्जन में काम आएगी, ठीक। तो बेटा ये जो भी हमने रिएक्शंस पढ़ी, ये अल्कोहल से बनाने की पढ़ी, है ना। जो भी हमने रिएक्शंस अभी तक पढ़ी, अल्कोहल वाली पढ़ी कि अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। दूसरी हमारी है फ्रॉम एल्केन्स हम कैसे बनाएंगे, फ्रॉम एल्केन्स हम कैसे बनाएंगे, फ्रॉम एल्केन्स हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। फ्री रेडिकल क्या आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़ी है बेटा क्लास 11th में, क्लास 10th में भी आईसीएससी वालों ने पढ़ी होगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो देखो मीथेन लिया हमने, एल्केन है ना मीथेन, इसमें हमने क्लोरीन डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, CH3Cl मिला और HCl मिलता है। फिर रिएक्शन कराते हैं तो CH2Cl2 और HCl मिलता है। फिर रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म और HCl मिलता है। और फिर रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl मिलता है। कैसे होती है ये रिएक्शन, तो 11th में हम इसका मैकेनिज़्म भी पढ़ते हैं। मैकेनिज़्म क्या होता है, देखो सबसे पहले ये जो यूवी लाइट है, ये क्लोरीन, ये देखो क्लोरीन है, Cl2 का यूज़ किया है यहाँ पे। अब ये मत कहना ये कहाँ से आ गया, क्लोरीन इसका यूज़ किया है। यूवी लाइट क्या करती है कि इस बॉन्ड में होमोलिटिक फिजन कराती है। होमोलिटिक फिजन का मतलब
ये बॉन्ड बराबर से टूटती है, तो इसको सिंगल हेडेड एरो से हम ऐसे दिखाते हैं। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब जैसे ही ये क्या होता है, मीथेन के पास जाता है, मीथेन के पास जाता है, तो देखो ये फ्री रेडिकल क्या है बेटा, ये फ्री रेडिकल है लड़की, ऐसे समझो, तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूँ। ये फ्री रेडिकल क्या है, लड़की है, और ये एल्केन क्या है, लड़का है। ठीक, इस लड़की को देखते ही, भाई इस लड़की को देखा इसने, इस किसने, एल्केन ने, तो इस लड़की को देखा और लड़की ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लड़की ने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि तुम मेरे जैसे हो ही नहीं, तुम मेरे जैसे कहाँ हो, मैं फ्री रेडिकल हूँ, तुम एल्केन हो, तुम मेरे जैसे हो ही नहीं, तो हमारा आपस में बन नहीं पाएगा। तो एल्केन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे जैसा बन जाता हूँ, फिर हम साथ में रह लेंगे। कहा कि ठीक है, फिर हम साथ में रह लेंगे। तो एल्केन भी क्या करता है, फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करता है। कैसे करता है, जैसे ही इस फ्री रेडिकल को देखता है तुरंत ये भी क्या करता है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, देखो यहाँ पे एल्केन को खोल लो, यहाँ पे एल्केन को खोल लो, यहाँ पर एल्केन को आपने खोल लिया। अब जब बेटा आपने एल्केन को खोल लिया तो इसमें से किसी भी बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन तुम करा दो, किसी भी बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन तुम करा दो, किसी भी बॉन्ड का। तो किस बॉन्ड का करा दें, कोई भी बॉन्ड उठा लो, सारी बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, तो कोई बॉन्ड उठा लो। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का होमोलिटिक फिशन करा रहे हैं, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, किसी का भी। तो इसका हमने करा दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बना, देखो यहाँ पे हमारे पास बना CH, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रह गया। ठीक है, होमोलिटिक फिजन से हमेशा फ्री रेडिकल बनता है बेटा, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन से कार्बोकेटायन और कार्बेनायन बनता है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारा, व्हाट इज दिस, ये क्या है, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। अच्छा, अब इस फ्री रेडिकल ने कहा क्लोरीन से कि अब तो मैं तुम्हारे जैसा बन गया। भाई एल्केन क्या हुआ, फ्री रेडिकल बन गया। तो एल्केन ने कहा कि अब तो मैं तुम्हारे जैसा बन गया, तो अब आ जाओ मेरे पास। तो ये इसने धोखा दे दिया उसको, और ये क्लोरीन क्या करता है, क्या करती है सॉरी, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती है और क्या बना लेती है, HCl, और ये फ्री रेडिकल बेचारा अकेला पड़ा रहता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, अब ये कहता है कि मैं सबको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करूंगा। अब ये क्या करता है, ये कहता है कि मैं सबको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करूंगा। तो ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, ये इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है और इसके साथ क्या कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है। ठीक है, और ये नया फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। समझ में आया। तो ये फ्री रेडिकल जनरेट होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और आखिरी में टर्मिनेशन कैसे होता है, जब दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पे ये रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है। यहाँ पे ये रिएक्शन टर्मिनेट हो जाती है, एल्केन्स बनते हैं और क्लोरीन बनता है। अब इतना जल्दी तो समझ में तुम्हें आया नहीं होगा, क्योंकि 11th में तो तुम पढ़ते नहीं हो कुछ, तो 11th में तुम पढ़ते नहीं हो कुछ, उसी के लिए तो हम हैं। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरीन था, यूवी लाइट इस पे पड़ी, क्या पड़ी, यूवी लाइट, यूवी लाइट इस पे पड़ी, इससे ये फ्री रेडिकल में टूट गया। मीथेन को दिखा, क्लोरीन ने इससे कहा तुम मेरी तरह बन जाओ, तुम्हारे साथ पेयरिंग हम कर लेंगे। मीथेन क्या हुआ, ये मीथेन था, मीथेन क्या हुआ, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया बाय होमोलिटिक फिजन और H निकल गया। क्लोरीन ने इसके साथ पेयरिंग ना करके H के साथ कर ली। अच्छा, ये करता क्यों है, इसके साथ पेयरिंग करने में क्लोरीन को क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन के साथ क्यों करता है, करती है क्लोरीन पेयरिंग। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग इसलिए करती है क्योंकि HCl जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, हाइड्रोजन क्लोराइड की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो इसके साथ पेयरिंग ना करके क्लोरीन ने इसके साथ कर ली, इसके साथ कर ली। अब जब इसके साथ कर ली, इसके साथ कर ली, तो ये बेचारा अकेला पड़ गया, इसको गुस्सा आ गया। अब इस फ्री रेडिकल को गुस्सा आ गया तो इसने कहा जितने हैं ये
जैसे हिटलर को गुस्सा आया था ना, तो उसने सारे ज्यूस को मरवा दिया था, तो कहा कि जितने हैं ये सबको मार डालूंगा, तो कहा कि क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, होमोलिटिक फिजन हुआ, तो यहाँ पे इसके साथ इसने पेयरिंग कर लिया और क्लोरीन एक अकेला बच गया। फिर ये टर्मिनेट कैसे होती है रिएक्शन, तो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल गए और क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लिया, 2 एल्काइल फ्री रेडिकल मिल गए और एल्केन बना लिया। समझ में आई? ये एक फ्री रेडिकल और ये दूसरा फ्री रेडिकल, एक बॉन्ड बन गई बीच में, इथेन बन गया। तो ये हमको रिएक्शन पता होनी चाहिए चलती किस मैकेनिज्म से है। ये स्टेप टर्मिनेशन है, ये स्टेप टर्मिनेशन है, ये स्टेप प्रोपोगेशन है, ठीक, और ये स्टेप इनिशिएशन है, सबसे ऊपर वाला इनिशिएशन। 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। तो बस मेरा बताने का उद्देश्य यह था कि इसमें फ्री रेडिकल बनता है। अब जो स्टेबिलिटी हम कार्बोकैटायन के केस में कहते हैं कि पहले 3 डिग्री स्टेबल है, फिर 2 डिग्री स्टेबल है, फिर 1 डिग्री स्टेबल है, वैसे ही हम फ्री रेडिकल के केस में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल है फ्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री स्टेबल है एंड देन 1 डिग्री स्टेबल है। समझ में आ गई बात? चलो, बहुत अच्छी बात है, शुरू करते हैं। तो अब देखो, यदि मेरे पास, एक मिनट, चलो अब बताओ यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले क्या किया करो, जब तुमको दिख जाए क्लोरीन या यूवी लाइट, तो तुम क्या किया करो, फ्री रेडिकल बनाया करो। इस एल्केन का फ्री रेडिकल बनाओ। कैसे कैसे बना सकते हो, देखो, इस एल्केन को पहले तो हम ऐसे खोल लेते हैं, ये देखो, खोल लें, तुम नाराज तो नहीं होगे, तो हम खोल लेते हैं। खोल लिया मैंने, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ओ ये देखो, ओ ये देखो, मैंने इस एल्केन को खोल लिया। अब फ्री रेडिकल बनाओ। मैंने तुमसे क्या कहा, मैंने तुमसे यही तो कहा कि फ्री रेडिकल बनाओ। अब देखो, कौन सा हाइड्रोजन हटाओगे, ये वाला हटाओगे, ये वाला हटाओगे, ये वाला हटाओगे, तो इस पे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे यार, तुमको इतनी सी चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि जब होमोलिटिक फिजन होगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे रह जाएगा। तो चाहे ये वाला हटाओ, चाहे ये वाला हटाओ, चाहे ये वाला हटाओ, ठीक है, बनेगा तो एक ही फ्री रेडिकल। इसी पे तो आएगा इलेक्ट्रॉन, बोलो, ठीक। अब ये वाला हटाओ, चाहे ये वाला हटाओ, इस पे आएगा फ्री रेडिकल। ये वाला हटाओ, चाहे ये वाला हटाओ, इस पे आएगा फ्री रेडिकल। और ये वाला हटाओ, ये वाला हटाओ, चाहे ये वाला हटाओ, इस पे आएगा फ्री रेडिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो तुमको कौन सा हटाना है? अच्छा, चाहे तुम देखो ध्यान से, तुम नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करते हो अगर एल्केन की नंबरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो भी ये ब्यूटेन है। इधर से नंबरिंग करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो भी ये क्या है, ब्यूटेन है, तो भी ये क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है। तुम चाहे यहाँ से फ्री रेडिकल हटाओ, मतलब चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटा के फ्री रेडिकल बनाओ, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटा के फ्री रेडिकल बनाओ, बनेगा तो वो 1 डिग्री ही, बोलो, इक्विवेलेंट ही तो बनेगा, बनेगा तो वो 1 डिग्री ही। अरे नहीं आ रहा है सर, चलो ठीक है, इसको हटाओ, इस हाइड्रोजन को हटा दो। यहाँ पे क्या आया, एक फ्री रेडिकल आ गया, एक फ्री रेडिकल आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इस पे आ गया तो ये क्या है, ये क्या है, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये कैसा फ्री रेडिकल है, जिस कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन है वो खुद कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। ऐसे ये वाला हटाओ, ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, ये वाला अगर तुम हाइड्रोजन हटा देते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 डिग्री है। इन दोनों में से कहीं से भी तुम हाइड्रोजन हटाते हो तो कैसा फ्री रेडिकल बनेगा, हाइड्रोजन हटाओ ज़रा, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है वो खुद कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो ये कैसा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ आपको, इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, क्योंकि 2 तरीके के फ्री रेडिकल मिल रहे हैं। जब तुम टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाओगे तो वहाँ से एक फ्री रेडिकल मिलेगा, और जब तुम इस वाले हाइड्रोजन या इस वाले हाइड्रोजन को हटाओगे तो वहाँ से एक फ्री रेडिकल मिलेगा। ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये 2 डिग्री है,
इसकी वजह से एक प्रोडक्ट तो हमको ये मिलेगा CH3, CH2, CH2 एंड CH2, ये फ्री रेडिकल मिलेगा यहाँ पे, और I, ठीक है, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बना और आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक। तो एक तो ये प्रोडक्ट बना। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास इसमें से जब हाइड्रोजन हटाओगे तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा और आयोडीन जो फ्री रेडिकल है वो इसके साथ जुड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो CH3, CH2, CHI, CH3। कौन सा ज़्यादा मात्रा में बनेगा? तो जो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल से बना है वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा। कौन ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल से बना है? हमने कहा अरे यार तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो, ये वाला ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा और ये कम बनेगा, ये कम बनेगा, ये माइनर होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो, तो फ्री रेडिकल समझ में आ गया। तुमको क्या करना है, फ्री रेडिकल बना के देखना है। अगर कोई 3 डिग्री फ्री रेडिकल तुम्हें मिल गया, मान लो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आया वो खुद 3 कार्बन से जुड़ा है, तो वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको मिल जाएगा। या बेंजाइलिक फ्री रेडिकल हमको कोई मिल गया, क्वेश्चंस में करा दूंगा अभी, तुम चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास दूसरी जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन्स। तो अब हम एल्केन से हमने देख लिया, अब हम एल्कीन से कैसे एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो मान लो हमारे पास कोई एल्कीन है इस तरीके से, इसमें हम क्या करते हैं, मान लो HX डालते हैं। HX में ये हैलोजन है और ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है, तुमने पढ़ा होगा। नेगेटिव पार्ट उसके पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाकर जुड़ता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, इसी को मार्कोवनिकॉफ रूल कहते हैं। लिख लो NCERT में, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, ये एडेंडम है। एल्कीन्स के साथ जब हम बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, लिखो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, ADDENDUM, अंग्रेजी की टांग तोड़े हैं हम, देख रहे हो। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या ये सबके लिए सही होता है? नहीं, सबके लिए सही नहीं होता है। अगर मैं HBr यूज करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, चाहे बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो, ठीक है, जैसे यहां पर मेरे पास प्रोपीन है, ठीक, जब इसमें मैं HCl डालूंगा तो मार्कोवनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन होगा। हाइड्रोजन इज पॉजिटिव और क्लोरीन इज नेगेटिव। अभी पॉजिटिव नेगेटिव मत पूछना प्लीज, ठीक है, 12th में हो, इतना भी नहीं जानते हो तो प्लीज 6ठी 7वीं एक बार फिर से पढ़ लो। पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहां पे क्लोरीन जो है किधर जाएगा, क्लोरीन किधर जाए, नेगेटिव पार्ट उधर जाता है जिधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये जाता है यहां पे और पॉजिटिव यहां जाएगा, है ना। जो बचा डबल बॉन्ड के इधर इधर ही जाएगा, इधर ना लगा देना, बता दे रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3, CH, Cl और यहाँ पे CH3। सर ये डबल बॉन्ड क्या हुआ? अरे यार कार्बन की वैलेंसी पूरी करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा ना, एक बॉन्ड यहाँ पे जुड़ गई, देखो ये एक्स्ट्रा आ गई है, और एक बॉन्ड इसके पास एक्स्ट्रा आ गई, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ली इसने, तो ये एक बॉन्ड यहां से हटेगी तभी तो बना पाएगा। बोलो, एक बॉन्ड यहां से हटेगी तभी तो बना पाएगा, कि 5 बॉन्ड थोड़ी ना, कितना खाना खाएगा कार्बन। ठीक, तो यहां पे हमारे पास ये क्या है, ये क्या है, मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट है, ये हमारा बनेगा। ठीक, इसी जगह पर मैं HBr ले लूं, अगर इसी जगह पे मैं HBr ले लूं, अगर तब क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे भी ये लग जाएगा क्या? हाँ लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा सर। CH3, CHBr और ये हो गया CH3। चलो ये भी हो गया। अब इसी जगह पर मैंने क्या किया, प्रोपीन लिया, HBr लिया
और यहाँ लिख दिया बस पेरोक्साइड, तो यहाँ पे बेटा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है, मार्कोवनिकॉफ का उल्टा, जहाँ पे भी पेरोक्साइड लिखते। और ये पेरोक्साइड इफेक्ट हमको केवल HBr के केस में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि HCl में पेरोक्साइड लिख देगा तो वहाँ भी एंटी मार्कोवनिकॉफ हो जाएगा, नहीं। पेरोक्साइड के केस में ही हम, HBr के केस में ही हमको पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल देखने को मिलता है। इसको हम खराश इफेक्ट बोलते हैं। खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल किसके प्रेजेंस में होता है? HBr की प्रेजेंस में और पेरोक्साइड के प्रेजेंस, ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों आसिक मिलेंगे तभी एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अब वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो CH3 CH और CH2Br, ये देखो इस डबल बॉन्ड कार्बन के इस वाले कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ चला गया, नेगेटिव पार्ट यहाँ चला गया, और पॉजिटिव पार्ट जहाँ बचा, जो कार्बन बचा, तो ये हो गया CH2Br। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया तो बस काम हो गया अपना। ठीक, काम हो गया अपना। ठीक है, चलो अब अगला हम देखने वाले हैं। अब देखो हम जब एडिशन ऑफ हेलोजन कराते हैं, देखो एडिशन ऑफ हेलोजन एल्कीन्स पे, एल्कीन ही चल रहा है अभी। ठीक है, देखो एल्कीन हमारे पास है ये। ठीक, अब यहाँ पे जब हम हेलोजन का एडिशन करा देते हैं, जैसे Br2 का कराया, तो क्या होता है, एक ब्रोमीन इधर जाएगा और एक ब्रोमीन इधर जाके जुड़ जाएगा। बेसिकली इसकी मैकेनिज्म अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे बेसिकली BSc वगैरह करोगे केमिस्ट्री से तो पता चल जाएगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, देखो जैसे, अच्छा ये टेस्ट भी होता है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ब्रोमीन वाटर लेते हैं। ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है जब ये रिएक्शन होती है, तो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेड, हल्का सा रेड। ठीक है, रेडिश ब्राउन करके। तो यहाँ पे ये जो ब्रोमीन वाटर का कलर है ये डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ये ब्रोमीन वाटर का कलर खत्म हो गया, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन हमको मिल गया, तो हमें पता चल जाता है कि जो कंपाउंड हमने लिया था उसमें डबल बॉन्ड थी। इसी को भाई टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मतलब ये जो हमारा बनेगा ये कलरलेस होगा। ठीक है, जैसे मान लो कार्बन सॉरी एथीन ले लिया हमने, एथीन ले लिया हमने क्या ले लिया, एथीन ले लिया। अब इसमें हमने क्या डाला, ब्रोमीन वाटर डाला Br2, और Br2 को हमेशा हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में डालेंगे, मतलब ये इनर्ट सॉल्वेंट है। ठीक है, इस सॉल्वेंट में ही होता है ये ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो ये ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, अरे यार क्या मिलेगा यार, यहां से एक बॉन्ड हटा देना, एक बॉन्ड हटा देना, तो एक की जगह यहां खाली हो गई, एक की जगह यहां खाली हो गई, इधर एक ब्रोमीन चिपका दो, एक ब्रोमीन इधर चिपका दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ब्रोमीन ब्रोमीन। अब ये जो ब्रोमीन वाटर था इसका कलर था, और ये जो बना इसका कोई कलर नहीं है, तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी कहलाता है, याद रखना। ठीक है, चलो अब हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ने वाले हैं, फिंकल-स्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, अनदर नेम्ड रिएक्शन। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन बेटा, फिंकल-स्टीन रिएक्शन ध्यान रखना, फिंकल-स्टीन रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड्स बनाने के लिए ही होती है, एल्काइल आयोडाइड्स बनाने के लिए ही होती है फिंकल-स्टीन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड्स बनाने के लिए होती है। यहाँ पे क्या होता है, हम लेते हैं RX, कोई भी एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया, उसको हमने सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कराया। हेलोजन यहाँ पे जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कराया। यहाँ पे क्या मिलता है हमको, Ri, ये इधर चला गया, और NaX, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिंपल। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन केवल एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए ही यूज होती है। ठीक है, ठीक है,
फिंकलस्टीन रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए ही यूज करी जाती है। एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज होती है? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन हमारी किस लिए यूज होती है? एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। किसके लिए? एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए हमारी जो रिएक्शन यूज होती है वो स्वार्ट्स रिएक्शन है। यहाँ पे हमने RX कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया और उसके साथ हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 3-4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। AgF ले लो, मेटालिक फ्लोराइड्स बेसिकली लेते हैं, मेटालिक फ्लोराइड्स। अब AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, Hg2F2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड, ठीक, COF2, SbF3। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें से कुछ भी दे करके पूछ सकता है। अब बच्चे समझ नहीं पाते कि ये है कौन सी रिएक्शन। AgF ज़्यादातर देता है, कभी कभी ये 3 भी दे सकता है। तो उस केस में हमारा क्या होता है? उस केस में हमारा क्या होता है? यहाँ पर एल्काइल फ्लोराइड बन गया, एल्काइल फ्लोराइड बन गया, और यहाँ पे AgX बन गया। ज़्यादातर तुमको यही देखने को मिलेगा। अगर कभी किस्मत खराब हो और ये 3 दिख जाएं, परेशान मत होना, स्वार्ट्स रिएक्शन है, ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड्स वाली। क्लियर हो गई बात? पक्का? अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा ये देखो हमने क्या लिया है? टॉलीन लिया है। टॉलीन में हम क्या डालेंगे? टॉलीन में हम क्या डालेंगे? कोई एक हैलोजन डाल देंगे, ठीक है, जैसे ब्रोमीन X या क्लोरीन, ठीक है। तो टॉलीन में हम ब्रोमीन या क्लोरीन कुछ भी डाल दें, ठीक। और यहां पे रिएजेंट का ध्यान रखना, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, ये रिएजेंट है। जब ये रिएक्शन हो, समझ लेना ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब ये रिएजेंट तुमको दिख जाए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान दो, ये जो CH3 ग्रुप है बेटा, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। सर ये क्या हो गया? तो बेटा पिछले लेक्चर में जाइए, और ऑर्थो पैरा पोजीशन मैंने बताया है क्या होती है किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में। ये वाली ऑर्थो, ये वाली मेटा, ये वाली पैरा। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देगा। ये जो ग्रुप है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जो भी आप यहाँ पे हेलोजन ले रहे हो, ठीक है, वो। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पूरी मैकेनिज्म बेटा आप 11th में पढ़ते हो, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा वरना लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो ऑर्थो पोजीशन पर जैसे आपने X2 की जगह पे Br2 ले लिया, तो ऑर्थो वाला बनेगा और पैरा वाला बनेगा। पैरा वाला हमेशा ज़्यादा बनता है, पैरा वाला हमेशा ज़्यादा बनता है। ये ऑर्थो और पैरा दोनों बनते हैं, बट पैरा वाला ज़्यादा बनता है। इन दोनों को सेपरेट कैसे करते हैं? बाय द डिफरेंस इन देयर, बाय द डिफरेंस इन देयर। ऑर्थो और पैरा आइसोमर को सेपरेट कैसे करते हैं? बाय द डिफरेंस इन देयर, बाय द डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब अगर यहाँ पे X2 की जगह पे तुमने आयोडीन ले लिया है ना, I2 ले लिया, तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। उस केस में हमको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे HiO3, ठीक है, HiO3 ले लो या HNO3 ले लो। ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं जो कि वापस से उसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है, अगर यहाँ पे आयोडीन तुमने लिया है तो। बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुमको पता होनी चाहिए, आयरन और डार्क याद रखना बस, ये चीज। अब हम सैंडमेयर पे आ रहे हैं। सैंडमेयर रिएक्शन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो सैंडमेयर और गेटरमैन हम आगे पढ़ेंगे, सैंडमेयर अभी पढ़ लो। सैंडमेयर में क्या है? हमारे पास एनिलीन होता है। एनिलीन देखो, ये हमारे पास एनिलीन कहलाता है, ये एनिलीन है, ठीक है। वैसे तो ये अमाइन होगा अगर ये किसी स्ट्रेट चेन
उससे जुड़ा रहेगा, एल्काइल ग्रुप से। लेकिन यहाँ बेंजीन रिंग है तो ये इसको हम एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन में हम क्या डालते हैं बेटा, NaNO2 प्लस HX इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पे बेटा बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट बनता है, यहाँ पे बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट बनता है। अगर यहाँ पे Cl लिया है तो यहाँ Cl माइनस, और यहाँ X लिया है तो X माइनस लगा लो, चलो खुश रहो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, कॉपर टू X2 में डाल देते हैं। देखो ये क्या है आपका, ये क्या है, क्यूपरिक हैलाइड है, ये है क्यूपरिक हैलाइड। तो यहां पे आपको क्या मिल जाता है, कोई भी एराइल हैलाइड मिल जाएगा, और क्या निकलेगा, नाइट्रोजन निकल जाएगी। ध्यान रखना यहां पे नाइट्रोजन गैस निकलती है, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है। क्लियर हो गई बात। पहले बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनता है, उसके बाद हम उसको क्यूप्रिक हैलाइड के साथ ट्रीट कराते हैं, तो यहां पे क्या बन जाता है, एराइल हैलाइड बन जाता है। जैसे कि ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बना N2 प्लस एक्स माइनस। इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, Cu2 Cu2 Cl2 के साथ करा दिया, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हमको यहाँ पे आयोडीन लगाना है, मतलब आयोडोबेंजीन बनाना है, तो उस केस में हम KI का इस्तेमाल करते हैं, KI का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसका नहीं करके KI का करेंगे। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस वैसे ही निकलेगी। ठीक है, तो इतनी रिएक्शंस थी। तो ये 1 घंटा 1 मिनट कुछ हो रहा है अभी, और यहाँ पे ये सारी रिएक्शंस जो प्रिपरेशन की थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। और अब हम बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पे मैंने कंपाउंड दिया है, और यहां पे तुमको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताओ सर, यहां एंटी मार्कोवनिकॉफ लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा, HBr के साथ पेरोक्साइड है। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है, यहां पे भी तो डबल बॉन्ड दिख रहा है। रिंग के अंदर के डबल बॉन्ड से तुमको नहीं मतलब है, रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है उससे तुम्हें नहीं मतलब है। तुम ये ग्रुप देख लो। अब बताओ Br कहाँ लगेगा जा करके, नेगेटिव पार्ट जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोवनिकॉफ। तो ये यहाँ लगेगा, हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। बना लेना प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड हटा देना बस। अरे यार तुम पे कतई रत्ती भर भरोसा नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। आ गया समझ। चलो दूसरा देखो, चलो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा यहाँ पर, कौन सी रिएक्शन है, यूवी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। फ्री रेडिकल कहाँ बनाओगे, अब कुछ इतने धुरंधर हैं कह देंगे यहाँ बनाएंगे, कुछ इतने धुरंधर है कह देंगे यहाँ बना देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। बेटा कौन सा तुमको स्टेबल फ्री रेडिकल मिलेगा, ये बताओ। देखो सुनो सुनो मेरी बात, तुम यहाँ से हाइड्रोजन अगर एक हटाते हो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक, ठीक है। और तुम अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाते हो तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चा यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये देखो, ये बेंजाइलिक हो गया कि नहीं हो गया। जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन है, वो खुद किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। बोलो बोलो बोलो।
बेटा ये वाला जो फ्री रेडिकल बनेगा ना, ये देखो, अगर मान लो ऐसा कोई फ्री रेडिकल तुमको दिख रहा है ना, ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होगा। और ये जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होगा ये बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। देखो यहाँ पे तुम क्या देख पाओगे कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। यहाँ पे तुमको कॉन्जुगेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो पाई इलेक्ट्रॉन, बीच में सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई कॉन्जुगेशन दिखे, देखो कोई भी कॉन्जुगेशन हो, पाई सिग्मा पाई का हो, पाई मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, पाई सिग्मा पाई हो, पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन आ जाए, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन आ जाए, पाई सिग्मा सिंगल इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन आ जाए, तो ऐसे में रेजोनेंस होने की पूरी संभावना होती है और वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे पाई सिग्मा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन तुम्हें दिख रहा है, तो यहाँ पे ये बहुत 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 स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो एल्काइल हैलाइड बनाएंगे वो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के बनाएंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन हटा के बनाएंगे? हमने कहा हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, ना कि हम यहाँ से हटाएंगे। जब हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जब हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एक वैलेंसी खाली होगी, और ब्रोमीन, ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन जोड़ेंगे और यहाँ पे एज इट इज़ ये लगा रहने दो, यहाँ पे भी एज इट इज़ ये लगा रहने दो, तो ये हमारा बनेगा। देखो बेटा कहीं पर भी तुमको बेंजाइलिक फ्री रेडिकल दिख जाए इस प्रकार से, या बेंजाइलिक कार्बोकैटायन दिख जाए इस प्रकार से, एलाइलिक फ्री रेडिकल दिख जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, कहीं पर भी एलाइलिक अगर तुमको फ्री रेडिकल दिखेगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल का मतलब क्या होगा? अच्छा देखो कार्बोकैटायन क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 और 1 4 और ये 2, ठीक है, कहीं पर ये हो जाए या कहीं पर इसी तरीके से ये दिख जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एलाइलिक फ्री रेडिकल या एलाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो सकती है। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस हो सकती है, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। तो हम हमेशा क्या करेंगे, वो जगह खोजेंगे जहाँ से जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल हो, या जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल हो। वो जगह खोजो जहाँ जो फ्री रेडिकल है या जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा स्टेबल बने, और वहीं पे जा करके तुम अपना जोड़ दो जो भी तुम्हें जोड़ना है। आ रहा है समझ में? कुछ नहीं आ रहा है यार, यही तो नहीं आ रहा है तुम्हारी समझ में, यही नहीं आ रहा है तुम्हारी समझ में, नहीं आ रहा है बिल्कुल समझ में, ठीक है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। बट मैं फिर तुमको बता रहा हूँ 3 डिग्री फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन, 2 डिग्री से ज़्यादा, फिर 1 डिग्री से ज़्यादा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और बेंजाइलिक एलाइलिक तुम्हें पता ही है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मैंने पहले भी बता रखा है। कहीं पर बेटा विनाइलिक मिल जाए, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाओ या यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा है ये। गंदा क्यों है? क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि मछली जल में है और फिर भी प्यासी है, ऐसा ही ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे इसके बगल में है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन का प्यासा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये विनाइलिक है और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है, विनाइलिक कार्बोकैटायन है और ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। इसी तरीके से कभी एराइल ग्रुप पे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज तुम्हें दिखेगा, ये बहुत गंदा है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कभी भी डबल बॉन्ड के पास अगर तुमको, डबल बॉन्ड के पास अगर तुमको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है या डबल बॉन्ड के पास तुमको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, ठीक है, स्टेबल नहीं है बिल्कुल। समझ में आ रहा है बात? बेटा दम हो तो ये वाला करके बता दो मुझे, यूवी अगेन फ्री रेडिकल, कहाँ से हाइड्रोजन निकाल दें और ब्रोमीन जोड़ दें जो कि फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल हमारे पास हमको मिले, जहाँ कॉन्जुगेशन मिलेगी। ये होमवर्क है आपका, अगले लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूँगा। आ रहा है समझ में? यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कॉन्जुगेशन देख लो बस, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हैं,
यहाँ एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ 2 लगे हैं, यहाँ 2 लगे हैं, यहाँ 2 लगे हैं। कहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे और ब्रोमीन लगाओगे कि जो हमको फ्री रेडिकल मिले वो बहुत ज़्यादा स्टेबल मिले, जहाँ कॉन्जुगेशन होगा। एलाइलिक फ्री रेडिकल खोजो, एलाइलिक फ्री रेडिकल खोजो। चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो या यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये देखो पाई सिग्मा और एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन। यहाँ से हटाओगे तो पाई सिग्मा सिग्मा हो जाएगा और तब ये इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये कॉन्जुगेशन बेटा नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी हटाओगे तो भी पाई सिग्मा सिग्मा हो जाएगा, तो भी कॉन्जुगेशन नहीं है। तो यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे तुम ब्रोमीन लगा दो या यहाँ लगा दो, ये बनेगा, ठीक है। चलो, जो भी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, अब तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, नहीं ये सब चला जाएगा यहाँ से।